Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is BS. Welcome my channel BKS Academy. So आज क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट। कल का जो हमारा क्लास था वो सुप्रीम कोर्ट पर था और आज हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में और हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा न्यायालय सिस्टम है यानी जुडिशियल सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, रोल्स हैं, क्या टेनर वगैरह होती है, क्या सैलरी वगैरह होती है, वो सब सारे क्वेश्चन के सवाल हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग देखते हैं आज इस क्लास में हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट कौन कौन रोल होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आने वाली मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लस दूसरों को शेयर भी करिएगा। अगर आपको लगे कि वीडियो इंपॉर्टेंट है, कुछ काम लायक है आपके, तो आप लोग इसको शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, समझते हैं हम लोग आज हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट हमने देखा कल सुप्रीम कोर्ट को, तो हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होता है इंडिया का। ठीक उसी का उसके अंदर ही हमारे यहाँ हाई कोर्ट स्टेट्स में, यानी हर स्टेट्स में एक हाई कोर्ट हो सकते हैं और वो रूल्ड होंगे किसके थ्रू, गवर्न होंगे या रूल्ड होंगे किसके थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक उसी से हम पढ़ेंगे स्टेट्स में हाई कोर्ट। यानी ये पहला हमारा जो था सुप्रीम कोर्ट वो सेंटर के लिए था, जहाँ हमने देखा दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, फिर हम देखेंगे इसमें हाई कोर्ट में कि हर स्टेट में, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में हाई कोर्ट होती हैं। किस लिए, जब कभी भी जुडिशियल के या एक्सिक्यूटिव के या फिर लेजिस्लेचर के बीच या कोई आम आदमी का कोई डिस्प्यूट होता है तो उन सब केस के लिए कौन निपटारा करता है, कौन सॉर्ट आउट करता है, सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ घर पे फैमिली में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग तुरंत पहुँचते हैं कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट के लिए या किसी तरह के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, उस हाई कोर्ट के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको पढ़ने की कोशिश किया जाएगा, समझा जाएगा। चलिए चलते हैं, समझते हैं। हाई कोर्ट जो आर्टिकल कवर करता है ये आपका 214 से लेकर के 231 तक है। 214 से लेकर 231 तक है, याद रखना। केवल 214 कई बार पूछा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का पूछा हुआ है, आप पता ही कितना है, 124 है। करना क्या आपको है, 2 को इधर कर देना है, 1 को इधर कर देना है। ये हो गया आपका हाई कोर्ट का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में 214 वो आर्टिकल है क्या, किस लिए है, हाई कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। कहाँ पर है, स्टेट में है। राइट, ओके, चलते हैं, समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक थोड़ा सा आपको फैक्ट पढ़ना है, समझना है क्या सिस्टम होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंटर लेवल पर हाई कोर्ट होती है और हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या होता है, 124 से लेके 147 तक होता है। ठीक, इसके बाद स्टेट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर स्टेट लेवल पे आपकी होती है हाई कोर्ट। इसका आर्टिकल आपका है 214 से लेकर के 231 तक है, आर्टिकल आपको लिखना है। फिर हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसका आर्टिकल है 233 से लेके 237 तक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। यानी कि सबसे हायरकी में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्लियर है, तो 3। अब ये तीनों क्या है, इंटीग्रेटेड हैं। हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे कंपैरेटिव स्टडी विथ यूएसए, अमेरिका से, तो हमने देखा था यूएसए में फेडरल सिस्टम था। इसका मतलब सेंटर में और फिर स्टेट में दोनों का अलग अलग सिस्टम था, किसका, जुडिशियल सिस्टम। लेकिन यहाँ पे इंडिया में इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब ये लोग इंडिपेंडेंट एक दूसरे के नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है। क्लियर है, ओके, समझ में आ गया। यहाँ तक आर्टिकल आपको रट लेना है, पढ़ लेना है, इतना देखना है। अब हम आते हैं ओरिजिन, किस तरह से हाई कोर्ट की ओरिजिन। हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि सुप्रीम कोर्ट यानी किसी तरह से इंडिया में कोई कोर्ट बनी थी। हमने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू पहली बार कोई जुडिशियल सिस्टम आया इंडिया में और 74 में फिर इसको इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे, कोलकाता में। क्लियर है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हाई कोर्ट का सिस्टम, यानी कि वही सेम चीज यहाँ पे भी है। देखिए, हाई कोर्ट का ओरिजिन जो होती है 1862 ईस्वी में, यानी 1862 में हाई कोर्ट की ओरिजिन होती है। ये कई बार फैक्चुअल आपके पूछ दिया जाता है आपसे। अब देखा जाए कहाँ कहाँ हुआ, इंडिया में 3 जगह पे 1862 में 3 जगह पे स्थापना हुई, किसकी, हाई कोर्ट्स की, यानी किसी तरह कोर्ट की। कहाँ पे, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। ठीक, एक फिर 1866 में 4 साल बाद फिर एक
हाई कोर्ट की स्थापना होती है इंडिया में, एंड दैट इज इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में होती है। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया? कहाँ कहाँ पर? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, और लास्ट में फिर 66 में हुई है, 1866 में, कहाँ पे? इलाहाबाद में, राइट। जो सबसे आज के समय में सबसे बड़ी यानी नंबर में, जजेस के नंबर में सबसे बड़ी इलाहाबाद कोर्ट है, राइट। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट चला जा। ब्रिटिश प्रोविंस, इसका मतलब समझना आपको है कि जो ब्रिटिश उस समय में हमारे यहाँ जो प्रांत हुआ करते थे, यानी स्टेट, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इंडिया में स्टेट्स थे यानी प्रोविंस थे, और आज वही प्रोविंस स्टेट का नाम दे दिया गया उन्हीं प्रोविंस को। तो इसमें देखेंगे कि ब्रिटिश प्रोविंस जब था तो उनके यहाँ जो ब्रिटिश प्रोविंस के यहाँ जो कोर्ट थे उसको ही हम आज कहते हैं स्टेट हाई कोर्ट। मतलब कलकत्ता में, कलकत्ता एक प्रोविंस था, मान लीजिए बॉम्बे प्रोविंस था, मद्रास प्रोविंस था, इलाहाबाद प्रोविंस था, ठीक। तो मान लीजिए इन जगहों पे प्रोविंस था किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे स्थापना किसकी हो गई? हाई कोर्ट की। तो हम आज उन्हीं को समझ लेते हैं क्या? स्टेट लेवल की हाई कोर्ट्स। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया? पॉइंट समझना है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये अभी प्रोविजन देता है हमारे लिए जनरली कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स वन स्टेट इज इक्वल टू वन हाई कोर्ट। इसका मतलब है एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होनी चाहिए। ये कहाँ कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। बट देयर इज एन अमेंडमेंट हियर, यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ है। क्या हुआ है? 7th संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1956, ये बात कही गई, ये पावर दे दी किसने? अमेंडमेंट ने। इस अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट को पावर दे दिया क्या करने के लिए? टू इस्टेब्लिश, ठीक है, टू इस्टेब्लिश कॉमन कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स आर यूटी, राइट। क्लियर? समझ में आया? यानी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 ने पार्लियामेंट को पावर दिया कि पार्लियामेंट चाहे तो एक कॉमन कोर्ट 2 या 2 से अधिक स्टेट या यूटीज के लिए बनाई जा सकती है, राइट। ये कब बात कही गई? 1956 में, राइट। 7th संविधान संशोधन। समझ में आ गया पॉइंट? काफी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा सकते हैं, प्री बना सकते हैं। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट अब बताइए आप कितने हैं, कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं पूरे इंडिया में? कुल इसमें प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। इसके पहले 19 के पहले 24 थे। प्रेजेंट टाइम में एक फिर नया जुड़ गया हाई कोर्ट बनाया गया। कौन कौन से? तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश को जोड़ करके एक नई हाई कोर्ट बनाई गई है इंडिया में, एंड दैट इज नंबर 25। वो 25वां नंबर की है। कब बनी है? 19 में, 2019 में। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गया? ओके। अब 2 फैक्ट पढ़ना, 2 थोड़ा सा फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। कुछ फैक्चुअल भी चीजें आपको रखनी पड़ेगी यूपीएससी के लिए। तो लार्जेस्ट हाई कोर्ट, इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट हाई कोर्ट कौन सी है? इलाहाबाद है, जिसमें इसमें प्रेजेंट टाइम में 160 जजेस हैं। कितने हैं? 160 जजेस। सबसे छोटी हाई कोर्ट इंडिया की कौन सी है? दैट इज सिक्किम। सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, आपने देखा है, जो चिकन नेक वाला है, आगे पढ़ेंगे देखा जाएगा वहां पे। तो स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट जो है वो सिक्किम है। इसमें कितने जजेस है कुल? ओनली 3, राइट। कितने हैं? ओनली 3 जज का ही एक हाई कोर्ट बना है। क्लियर है? समझ में आ गया? दोनों पॉइंट फैक्चुअल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ओनली यूटी, यानी दिल्ली जो है यूटी है। आपने पढ़ा दिल्ली क्या एक यूटी है, तो दिल्ली ऐसा यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके पास अपनी खुद की हाई कोर्ट है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि और बाकी किसी के पास हाई कोर्ट नहीं है। किसके? यूटी के पास। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया? ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि एक कॉमन कोर्ट कई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि बहुत सारे कुल मिलाकर हमारे स्टेट्स जाते हैं, लेकिन 25 केवल हाई कोर्ट है। का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ स्टेट्स जाते हैं और हाई कोर्ट कम है, तो सिंपल सी बात है कुछ 2 या 3 स्टेट को मिला करके एक हाई कोर्ट बनाई गई होगी। अब आपको कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट में देखना है कुल कितने इसमें हाई कोर्ट हैं और किन किन राज्यों में एक दूसरे से, मतलब 2 राज्यों को मिला करके एक हाई कोर्ट बनाई गई है। ये आपको देख लेना है, ठीक है। वो फैक्चुअल चीजें हो जाएंगी। मैं बेस बता रहा हूँ आपको, पहले बेस समझ लेंगे आप लोग, फिर उसको करंट अफेयर्स इसको लिंक करके पढ़ा जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया इतना यहाँ तक? कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट चला जा। ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, यानी कितने संगठन से मिल करके एक हाई कोर्ट बनाई जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, यानी उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसका एक चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, प्लस अदर जजेज होंगे, कुछ अदर जजेज हो सकते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट थी। क्लियर? यहाँ किसी हाई कोर्ट में कोई जज की संख्या फिक्स
नहीं होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा है कल की क्लास में, सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं कुल 34, कुल कितने जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में 34। जिन्होंने देखा उनको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? ओके। ऑर्गेनाइजेशन में चीफ जस्टिस प्लस अदर जजेस हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। सेम चीजें वही सिस्टम यहाँ पे स्टेट्स के सभी जजेज का भी अपॉइंटमेंट सेम उसी प्रोसेस से होता है जैसे हमने कल सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को देखा था। राइट? अपॉइंटमेंट कौन देगा इनको? प्रेसिडेंट। सिंपल सी बात है, कल हमने देखा था कि सारे जजों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? प्रेसिडेंट करता है। सीजे, सीजे का मतलब चीफ जस्टिस, किसका? हाई कोर्ट का। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। आफ्टर कंसल्टिंग, और फिर उससे कंसल्ट करके, किससे? चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, उस राज्य का जो चीफ जस्टिस है यानी कि हाई कोर्ट का है, उससे कंसल्ट करके अदर जजेस का अपॉइंटमेंट कर देगा। प्लस इसका जब अपॉइंटमेंट होगा तो CJH यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस गवर्नर, वहां के गवर्नर से कंसल्ट करके फिर वहां के किसको? वहां के जस्टिस को अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। क्लियर है? यानी कि जजेस को अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। समझ में आ गया? इतना समझ लीजिए कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, उसका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और बाकी जो जज होंगे उनका अपॉइंटमेंट उसी जज से यानी चीफ जस्टिस से पूछ करके, प्लस वहां के स्टेट के जो गवर्नर होंगे उनसे पूछ करके बाकी जज का अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। क्लियर समझना? बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखे यार, बहुत बड़ी चीज नहीं होती। देखिए लेवल होता है एक यूपीएससी स्टूडेंट का, एक लेवल होना चाहिए कि उसको चीजें एकदम ज्यादा घुमा फिरा के समझने की जरूरत नहीं है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम ईजी वे में समझिए, एकदम ईजी तरीके से उसको पकड़ने की कोशिश करिए। बहुत ढेर सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है? नेक्स्ट एक शब्द हमने बताया था कॉमन कोर्ट। अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए, 2 या 2 अधिक से राज्य के लिए एक हाई कोर्ट बना दी गई यानी कॉमन कोर्ट बना दी गई, तो वहां पे मैटर हो जाए भाई अब तो 2 गवर्नर हो गए, यानी अगर 2 राज्य मिला दिए गए तो 2 गवर्नर हो गए, तो क्या दोनों गवर्नर से परमिशन लेना जरूरी है? कंसल्ट करना जरूरी है? हाँ जरूरी है। राइट? उसी की मैं बात कर रहा हूँ। कॉमन कोर्ट इसका मतलब गवर्नर ऑफ, यानी दोनों जगहों के गवर्नर्स क्या होंगे? ऑल स्टेट्स से। ठीक है? इसका मतलब कब? जब 2 राज्य मिल गए, 2 राज्यों को मिला के एक हाई कोर्ट बनाई जाती है, तो उस टाइम पे चाहे यूटी हो चाहे राज्य हो, तो उस टाइम पर दोनों गवर्नर यानी 3 गवर्नर 2 गवर्नर जो भी होंगे, जितने भी राज्य मिलाए जाएंगे, उन सबके गवर्नर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। राइट? ओके। कल हमने पढ़ा था कॉलेजियम सिस्टम। मैंने एक सिस्टम और बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कल। एक मैंने बताया था आपको NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है? 15 में इसको रिप्लेस कर दिया गया, उसकी जगह पे क्या आ गया? फिर से कॉलेजियम आ गया। क्या करने के लिए? जज के अपॉइंटमेंट के लिए। मैंने 3 आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 3 जजेस अपॉइंटमेंट केस आए थे, उनको आप बताइएगा। उसमें सबसे लास्ट में जो 4th केस था, 4th केस में फाइनली ये बात हो गई कि अब कॉलेजियम सिस्टम से ही सारे जजेस का, पूरे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सारे जज का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो यानी इनका अपॉइंटमेंट इसी थ्रू होगा। क्लियर होगा? समझ में आ गया? ओके, आगे चला जाए। ठीक है, चला जाए ना। चलिए क्वालिफिकेशन चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज के लिए। ठीक है, देखते हैं। हमने कल पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, आज पढ़ेंगे हम लोग हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबके लिए कॉमन होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर है? डन। चलो भैया हो गया अभी। 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट। किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल का उसके पास अनुभव होना चाहिए था। क्लियर है? ओके। अब जब ये क्वालिफिकेशन पढ़िएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक को, जजेस को जो क्वालिफिकेशन होती है उनको भी कंपेयर करके पढ़िएगा, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए। क्लियर? तो ये तो उसके लिए भी कॉमन था, ये भी कॉमन था उसके लिए। ठीक है, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। नो मिनिमम एज, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी कोई मिनिमम एज नहीं है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, यही सेम क्वालिफिकेशन किसके लिए थी? सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। बस चेंज क्या था? ये एडवोकेट 10 साल तक का वहां जज होना चाहिए था। राइट? जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जज बनेगा। मिनिमम एज कोई नहीं है, मैंने कल बताया था, कल वाले में भी कोई मिनिमम एज नहीं थी, तो यहाँ पे भी कोई मिनिमम एज नहीं है।
नेक्स्ट ओथ, ओथ कौन दिलवाएगा? ओथ दिलवाएगा गवर्नर। इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, गवर्नर क्यों दिलवाएगा? क्योंकि स्टेट का है ना ये भाई, स्टेट में है ये हाई कोर्ट, तो गवर्नर इनको ओथ दिलवाएगा, शपथ दिलवाएगा, या गवर्नर किसी को अपॉइंट कर देगा, वो उनको शपथ दिलवाने के लिए अपॉइंट करेगा तो शपथ दिलवा देगा। क्लियर है, समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कौन ओथ दिलवा रहा था? दैट इज प्रेसिडेंट। यहाँ पे कौन दिलवाएगा? गवर्नर। यहाँ गवर्नर साहब का रोल आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्लियर। आप देखिए बस कहाँ टू द पॉइंट में वो क्लियर देखिए। टेनर क्या? नॉट फिक्स्ड। मैंने बताया था आपको टेनर इनका नॉट फिक्स्ड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का टेनर जो था, कार्यकाल, वो फिक्स नहीं था, उसी तरह से इनका भी फिक्स नहीं है। फिर भी हाउएवर, फिर भी एज इनकी लिमिटेड है। कितने साल? 62 ईयर्स। 62 ईयर्स इनकी एज होनी चाहिए। राइट। सुप्रीम कोर्ट की कितनी थी बताइए कमेंट बॉक्स में। जितनी टॉपिक पूछना हो सब पुराना नहीं है, अभी कल का ही लेक्चर है, उसको आप वहां पे बताइएगा। ठीक है। 62 ईयर्स किसकी? हाई कोर्ट के सारे जज की एज मैक्सिमम, यानी लास्ट एज कितनी होगी? 62 ईयर्स। ओके। रिजाइन करेंगे तो किसको देंगे? सिंपल सी बात है, रिजाइन करेंगे तो प्रेसिडेंट को देंगे। लेकिन ओथ कौन दिलवा रहा है? ओथ दिलवा रहा है गवर्नर। राइट। ओथ गवर्नर दिलवा रहा है, रिजाइन कौन करा रहा है? किसको दिया जाएगा? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट अपॉइंट भी कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को रिजाइन भी भेजा रहा है, लेकिन ओथ कौन दिलवा रहा है? गवर्नर। यही इसी क्वेश्चन आपको फंसा दिया जाएगा। ठीक है। 1 2 3, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, और फिर लास्ट में अपॉइंटमेंट, ये वाला 3 क्वेश्चन यहीं से 3 पॉइंट जोड़ करके एक क्वेश्चन वो बना देगा। फंस जाएंगे आप, तो इसको समझिएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट चला जा रिमूवल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कल हमने पढ़ा था, जो रिमूवल प्रोसेस आपका सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए था, ठीक वही प्रोसेस आपका हाई कोर्ट के जज के लिए भी होगा। क्लियर? समझते हैं। थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत थी। अगर कल में प्रॉब्लम रही होगी तो यहाँ पर हम लोग समझ लिया जाएगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा सेंट्रल पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, आपको पता है पहले से। ठीक। तो इसमें किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, लोकसभा में अगर आएगा तो 100 मेंबर लोकसभा के साइन करेंगे उस मोशन पे, उस बिल पे, उस रिजोल्यूशन पे। और अगर हाई कोर्ट इसमें राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में 50 मेंबर साइन करेंगे और फिर उस पर साइन करेंगे। ठीक है। तब जाके वो मोशन आगे बढ़ेगा उस रिजोल्यूशन को। ठीक है। यानी लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा 50, राज्यसभा में लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50 मेंबर साइन करेंगे उस बिल पे, उस मोशन पे। तब फिर वो बिल कहाँ जाएगा? उस हाउस में इनिशिएट होगा। ठीक है। यहाँ किए तो 100, यहाँ किए तो 50। अब स्पीकर के पास जाएगा वो बिल स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर चाहे तो उसको रिफ्यूज कर दे या तो फिर उसको आगे बढ़ा दे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसमें आरएस में आ जाएगा, इसका मतलब राज्यसभा में जाएगा, तो वहां का चेयरमैन, वो उसके पास भी पावर है, कोई भी बिल को या तो रिफ्यूज कर दे या फिर आगे बढ़ा दे। ठीक है। मान लीजिए सपोज ये सब काम हो गया, सब बिल अब आगे बढ़ गया, यानी यहाँ से भी पास हुआ, यहाँ से भी पास हो गया, दोनों जगह से हो गया, और रिफ्यूज इन्होंने किया भी नहीं, आगे बढ़ गया। अब क्या होगा? सेकेंडरी दोनों हाउस से क्या होगा? स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी मैंने कल बताया था, प्रेजेंट एंड वोटिंग स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 मेजोरिटी। ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी, इससे ये दोनों हाउस से बिल पास हो गया। कहाँ से? लोकसभा से, राज्यसभा से। स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेंटर की बात कर रहा हूं। याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज भी कर देगा क्वेश्चन में आपको कि ये राज्य की दोनों हाउस होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। सेंटर की। तो यहाँ से ये होने जाने के बाद फिर उसके बाद क्या होगा? 2/3 मेजोरिटी से प्रेजेंट एंड वोटिंग के द्वारा इसको फिर दोनों हाउस से पास करवाया जाएगा। ईच हाउस, दोनों हाउस से बारी बारी से। इसके बाद फिर 3 मेंबर्स कमिटी बनाई जाएगी, 3 मेंबर्स की कमिटी बनेगी। इसमें कौन कौन लोग होंगे? इसको मैंने कल भी बताया था। CJI होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, चीफ जस्टिस होगा, या सुप्रीम कोर्ट का कोई और जज हो सकता है, सीनियर मोस्ट जज हो सकता है, प्लस CJHC, इसका मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उस हाई कोर्ट का, यानी जहाँ का जिसको हटाया जाना है, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, प्लस एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। ठीक। ये 3 लोग मिल करके कमेटी बनेगी। अब ये कमेटी डिसाइड करेगी, क्या करेगी? डिसाइड करेगी या इन्वेस्टिगेट करेगी कि भाई इन्होंने सच में क्या किया है, किस ग्राउंड पे हटाया जा रहा है। ओनली 2, यानी कि हम एक ही कर सकते हैं,
या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या फिर इनकैपेसिटी हो, इन दो बेस पे ही, इसी दोनों बेस पे ही उनको हटाया जाना है, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं किसी आर्टिकल में बेस नहीं लिखा गया है। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट चला जा। और अगर इन सब के बाद फाइनली ही इज फाउंड और सी इज फाउंड गिल्टी, फिर उनको गिल्टी मान लिया गया, दोषी मान लिया गया, तब फाइनली प्रेसिडेंट कैन रिमूव द पर्सन, द जज, उस जज को फिर हटा दिया जाएगा। कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट। किसका काम है फाइनली? प्रेसिडेंट साहब का। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज कल भी हमने पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज आज तक अभी तक इम्पीच नहीं हुआ, रिमूवल नहीं हुआ इस प्रोसेस से उसका, ठीक है। ठीक उसी तरह से किसी हाई कोर्ट का अभी तक रिमूवल नहीं हुआ है जज का, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैलरी। सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आप बताइएगा। जज की कितनी सैलरी है, चीफ जस्टिस की कितनी सैलरी है, ठीक है। मैं आपको बस बेस बताता हूँ, बेसिक चीजें, कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, कौन से सेंटर की पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, लेकिन दिया कहाँ से जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है आपको देखना है कि इनकी जो सैलरी दी जाती है स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड, राज्य की संचित निधि से इनका सैलरी दी जाती है, लेकिन डिसाइड कौन करता है, यानी कितनी दी जाएगी, क्या क्या पक्ष वगैरह होंगे, सैलरी होगी, वो कौन डिसाइड करेगा? सेंटर की पार्लियामेंट। लेकिन दिया कहाँ जाएगा? क्योंकि ही इज वर्किंग और सी इज वर्किंग इन द स्टेट, राज्य में काम कर रहा है, इसलिए उसकी राज्य की संचित निधि से उसको पैसे दिए जाने चाहिए, सैलरी उसकी, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर। तो याद रखना है, डिसाइड करेगा कौन? पार्लियामेंट सेंटर का, और देगा कौन? स्टेट का फंड से, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ये भी ठीक चीजें समझ में आ गई। आगे चला जा, एक चीजें इधर इधर और फिर इधर, तीनों चीजें समझ में आ गई। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, दो तीन चीज और हैं इंपॉर्टेंट, वो पढ़ लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। कुछ पॉइंट और समझते हैं क्या क्या इसमें और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें है ट्रांसफर। ट्रांसफर यानी एक किसी जज का, हाई कोर्ट किसी जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, तो कौन उनको ट्रांसफर करता है, समझेंगे हम लोग। ट्रांसफर कौन करता है? ट्रांसफर होता है प्रेसिडेंट करता है, यानी कि किसी भी हाई कोर्ट के जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना हो तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। किसके कंसल्टेशन पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन पे वो उनका ट्रांसफर किसी दूसरे राज्य में हाई कोर्ट में कर सकता है, राइट। क्लियर है, दोनों लोग इंपॉर्टेंट हो गए। चीफ जस्टिस के कंसल्ट पर प्रेसिडेंट करेंगे क्या? ट्रांसफर। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट चला जाए, एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो एक्टिंग का मतलब उसके जगह पर रियल, कोई नॉमिनल ना हो, मतलब एक रियल ना हो, उसकी जगह कोई एक्टिंग करने के लिए आ गया, ठीक है। यानी कि वो परमानेंट टाइम के लिए नहीं रहेगा, एक्टिंग यानी उसके जगह पर एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, उसके जगह पे कोई एक दूसरा आप या कोई अगर सीट खाली हो तब, यानी किस किस की बेस पे वहां पे कोई चीफ जस्टिस आ सकता है, किसकी जगह पे? चीफ जस्टिस के जगह पे, जब वो उनकी सीट खाली होगी तब, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। या किसी अकारणवश या किसी कारणवश वो अब्सेंट हो तब, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं? यानी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं, क्योंकि सीट खाली हो तो वहां पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आ सकता है। कब? जब सीट खाली हो तो, या वैकेंट मतलब एब्सेंट हो, चीफ जस्टिस साहब हो तब, और फिर लास्ट में अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। इसका मतलब समझिएगा, नहीं समझ बता रहा हूँ फिर से। जैसे हम लोग पढ़े हैं प्रेसिडेंट का टॉपिक, समझिएगा। प्रेसिडेंट के टॉपिक हमने पढ़ा है, मान लीजिए प्रेसिडेंट अब्सेंट हैं या उनकी सीट खाली है कुछ टाइम के लिए किसी वजह से, तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट जाकर के वो कार्यभार संभालते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्सेंट हों तो वहां पे किसी को यानी किसी जस्टिस को बिठाया सकता है उनके कार्यभार संभालने के लिए। ठीक है, वही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ सीट वैकेंट है तब आ जाएंगे एक्टिंग जज, और अब्सेंट है तब, या फिर वो चीफ जस्टिस से किसी काम को यानी अपने काम को कर नहीं पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी किसी एक्टिंग चीफ जस्टिस को बुलाया जा सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, एडिशनल एंड एक्टिंग जज। एडिशनल और एक्टिंग जज दो होते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि कौन लोग होते हैं। दो का मतलब संख्या में नहीं, एडिशनल जजेस या फिर एक्टिंग जजेस, उनकी बात कर रहा हूँ। नॉट एक्सीड 2 years, यानी अगर किसी व्यक्ति को एडिशनल सहायता के रूप में या फिर एक्टिंग जज के रूप में अगर लाया जा रहा है तो ये मैक्सिमम 2 साल के लिए ही रह सकते हैं, उससे अधिक नहीं रह सकते हैं।
और अगर सपोज उनकी एज 65 कंप्लीट हो गई हो तो उसके ऊपर तो बिल्कुल भी कोई नहीं रहेगा, यानी हर जज के रिटायरमेंट एज कितनी है 62 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब टिल परमानेंट जज रिज्यूम्स, यानी जब तक अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे वो मैक्सिमम 2 साल के लिए, तब तक उसके बीच में उस पोस्ट के लिए जो रियल पोस्ट है उस पोस्ट पे जज आने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 2 ही साल के लिए बैठा रहेगा वो। यानी एक्टिंग जज की बात करूं या एडिशन की बात करूं, ये लोग उस पोस्ट पे केवल मैक्सिमम 2 साल के लिए बनाए जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट चला जाए। एक पॉइंट और चीजें हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की स्वतंत्रता क्या क्या होती है, जैसे हमने देखा था कल सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी स्वतंत्रता थी, ठीक उसी तरह से हाई कोर्ट की क्या क्या पास पावर है, स्वतंत्रता है। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट के संदर्भ में इन लोगों की जजों के अपॉइंटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी किसी तरह से इंटरफेरेंस नहीं है, सही है। ओके, सिक्योरिटी ऑफ टेनर, इनका टेनर क्या है, सिक्योर्ड है, मतलब 62 साल। ठीक है, जितना भी रहेगा वो सिक्योर्ड रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, इनकी सर्विस कंडीशन फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, जितनी साल इनको सेवा करना होता करेंगे, उसके दौरान सेवा के दौरान इनको जो सैलरी वगैरह अलाउंस वगैरह मिलेगा उसमें कोई कटौती नहीं होती है, राइट, दैट इज फिक्स्ड सर्विस कंडीशन। एक्सपेंसेज ऑन CFS, इनका जो खर्च यानी एक्सपेंसेज का मतलब सैलरी वगैरह जो हो कहाँ से मिलता है, मैंने बताया अभी आपको सैलरी कहाँ से मिलता है, CFS यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि से, राइट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कंडक्ट कांट बी डिस्कस्ड का मतलब हुआ पार्लियामेंट में, यानी पार्लियामेंट में इनके यानी जज के कंडक्ट पे कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा, राइट, ये बात कर रहा है, इसके लिए फ्रीडम है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के बाद किसी जज को लोअर कोर्ट में या किसी अदर कोर्ट में जा करके प्रैक्टिस नहीं कर सकता, यानी ये इस पे बैन है, क्लियर है। ओके, पावर टू पनिश ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट की अवहेलना। जैसे हम आप या कोई जज वगैरह भी है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम आदमी भी है, अगर कंटेम्प्ट यानी कोर्ट की बातों को नहीं मान रहा है, कोर्ट के निर्देशों को नहीं मान रहा है, तो कोर्ट उसके ऊपर पनिशमेंट कर सकती है, यानी पनिश दे सकती है उस व्यक्ति को, ठीक है, किसी को भी। फ्री टू अपॉइंट स्टाफ का मतलब उसके अंदर, कोर्ट के अंदर जो स्टाफ्स वगैरह होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए फ्री है, स्वतंत्र है। पावर कांट बी कर्टेल्ड, यानी इनकी जो पावर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों के, वो पावर कम नहीं किए जा सकते हैं, वो कर्टेलिंग नहीं हो सकती, क्लियर है। सेपरेट फ्रॉम एक्सिक्यूटिव, ये कल ही मैंने देखा था, एक्सिक्यूटिव से यानी कार्यपालिका से यानी मेंबर से या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से, मंत्रिमंडल से किसी भी तरीके से ये फोर्स्ड नहीं है, उनसे सेपरेट है, ठीक। मैंने बताया था आपको जुडिशियल सिस्टम ऐसा है इंडिया का जो ना तो लेजिस्लेचर से अटैच कर रखता है और ना ही एक्सिक्यूटिव से अटैच रखता है, दोनों से क्या फ्री है। 3 पिलर्स हैं आपके संविधान के, एक्सिक्यूटिव, कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव, विधायिका एंड जुडिशरी, जिसको आप बोलते हैं न्यायपालिका, ये 3 पिलर्स हैं। 4वां पिलर्स आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, अक्सर न्यूज में आता रहता है, मीडिया, ठीक है, ये समझना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन कौन से जुरिस्डिक्शन है कोर्ट्स के, चाहे हाई कोर्ट की बात करूं या सुप्रीम कोर्ट के, दोनों के लगभग सेम सबकी जुरिस्डिक्शन होती है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो होता है हम लोग पढ़ेंगे, इसको कल डिटेल में बताऊंगा कंपैरिजन करके, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक। लेकिन मैं बता दूं क्या क्या पढ़ना हमको होगा। पहला हम पढ़ेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, रिट पावर, रिट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। नेक्स्ट वीडियो हमारा ये भी होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, यानी हमने आप अभी देखा इधर वाले में कि सेंटर में सुप्रीम कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो हमने ये और ये कवर कर लिया है। हम लोग पढ़ेंगे अब सबऑर्डिनेट कोर्ट। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा आपका जो जो पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, वो पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी पढ़ा जाएगा कि रिकॉर्ड रखना पड़ता है सभी कोर्ट्स को, प्लस लास्ट में जुडिशियल रिव्यू, ये जितने टॉपिक हैं सब के सब आपके सुप्रीम कोर्ट में भी आते हैं और हाई कोर्ट के भी आते हैं।
लेकिन पावर क्या क्या वो हम लोग कंपैरेटिव स्टडी किया जाएगा। समझ में आ गया मेरे ख्याल से। आपको जो कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैंने कोशिश पूरी की अपनी तरफ से समझाने की। आप लोग डाउट होगा तो क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से डाउट कहीं नहीं होना चाहिए, एक भी दो बार पढ़िएगा। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वीडियो में आपको एम लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, जिसको आप ग्रंथ भी कहते हैं पॉलिटी का यूपीएससी के लिए, उस हिसाब से मैं आपको नोट से बढ़ा रहा हूँ। अब आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि ये जितना भी मैं आपको भेजता हूँ बनाता हूँ वीडियो, उसको नोट करते जाइए और सेम जैसे बनाए जा रहे जैसे लिखा हूँ मैं, सेम वैसे ही शॉर्टकट में लिखिएगा। एक बार दो बार पढ़िएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। साल 1.5 साल लगेगा मैक्सिमम। डेडिकेटेड होकर के आप पढ़ाई करिए, 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर आपको कोर्स कवर हो जाएगा और ढंग से आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आप एग्जाम दे सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, राइट। ओके, तो चला जा। अब हम लोग कल फिर नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा, अधीनस्थ न्यायालय होगा, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच कंपेरिजन कंपेरेटिव स्टडी पढ़ लेंगे, किसके लिए, उनकी पावर्स के लिए, राइट। समझ में आ गया। सो चला जा। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू सून।